What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you on drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Teacher. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। ये रिकॉर्डिंग जो आपने अभी सुनी है, ये माइकल जैक्सन की आखिरी कार रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो अपने मैनेजर से बात करते हुए बताता है कि इसकी जान को खतरा है। कार रिकॉर्डिंग में माइकल जैक्सन ये बार बार कहता है कि वो मुझे मार देंगे। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में माइकल जैक्सन शदीद खौफ और डिप्रेशन में मुब्तला हो चुका था। इसे डर रहता था कि इसे लाइव शो के दरमियान ही कत्ल कर दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो में मैंने आपसे ये वादा किया था कि माइकल जैक्सन की पुरअसरार मौत के पीछे छुपे राजों को आपके सामने लेकर आऊंगा, और आज की इस वीडियो में मैं अपना ये वादा पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, माइकल जैक्सन ने 150 साल जिंदा रहने के लिए क्या अजीबोगरीब हरकतें की, इस वीडियो में मैं आपको तमाम कुछ बता चुका हूँ। लिहाजा माइकल जैक्सन के बारे में तमाम तर तफसीलात हासिल करने के लिए आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। 25 जून 2009 की रात को माइकल जैक्सन की अचानक से मौत हो गई, और इसकी पुरअसरार मौत ने बहुत से सवालों को भी जन्म दे दिया था। लॉस एंजल्स कंट्री डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनर कॉर्नर ने 28 अगस्त 2009 को माइकल जैक्सन की मौत का जायजा लेने के बाद ये रिपोर्ट पेश की कि दरअसल ये एक होमोसाइड केस है, यानी इसे जानबूझकर कत्ल किया गया है। लिहाजा इसके पर्सनल डॉक्टर कॉर्नाड मरे को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बयान में कॉर्नाड मरे ने यह बताया कि वो 25 मिलीग्राम प्रोपोफोल पिछले 60 दिनों से माइकल जैक्सन को दे रहा था, और इसके अलावा दूसरी ड्रग्स भी दी जा रही थी, क्योंकि इसे नींद न आने का मसला था, और इन्हीं के रिएक्शन की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई। इससे ये भी साबित होता है कि माइकल जैक्सन अपनी मौत से पहले ही शदीद दबाव और खौफ का शिकार था। ये बात इसकी पूरी फैमिली समेत इसके दोस्तों और इसके मैनेजर को भी मालूम थी। 27 जून 2013 को इसके बड़े बेटे प्रिंस माइकल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माइकल जैक्सन अक्सर फोन पर किसी से बात करते हुए ये कहता था, दे आर गोइंग टू किल मी, जिसका मतलब है कि वो मुझे मार देंगे। वो बात करते हुए काफी ज्यादा खौफ में मुब्तला हो जाता था और रोना भी शुरू कर देता था। नाज़रीन मोहतरम, ये वही कार रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही सुनवाई है, और इस रिकॉर्डिंग को बहुत सी जगह से डिलीट करना भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने ये रिकॉर्डिंग उसी वक्त डाउनलोड करके संभाल ली थी, उनके पास ये रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है, और ये भी ऐन मुमकिन है कि इस रिकॉर्डिंग की वजह से ये मेरी वीडियो भी डिलीट कर दी जाए। इसकी बेटी पेरिस माइकल ने 2017 में रोलिंग स्टोन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि मेरे फादर को कत्ल किया गया है और मेरे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। जबकि माइकल जैक्सन की बहन लटोया जैक्सन ने इससे भी ज्यादा हैरानकुन इंकशाफात किए थे। अपने एक इंटरव्यू में लटोया जैक्सन ने बताया था कि माइकल जैक्सन को लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था। लोगों ने माइकल जैक्सन को आजादी नहीं दी हुई थी, वो दूसरों से नहीं मिल सकता था और ना ही कोई इसके घर आ सकता था, इसका दोस्त, इसके रिश्तेदार, कोई भी। एक और इंटरव्यू में लटोया जैक्सन से पूछा गया कि क्या माइकल जैक्सन की मौत एक मर्डर है। इसके जवाब में लटोया जैक्सन ने कुछ यूं जवाब दिया था, Do you think it's murder? Absolutely.
Absolutely. I said it in the beginning, and I believe it to this day. And who did it? The doctor that you're looking at, the doctor that you see there, was the fall guy. That's what he was. He was the fall guy. And so there are people in the background? There are people in the Pulling background. strings? Yes, absolutely. You must remember, Michael told me repeatedly that they were going to kill him, that he was going to die. And he would say that. And when I heard my mother scream, "He's dead," immediately I said, "Who did it?" I didn't say what for, what of, what happened, who did it. Because he repeatedly said that. लटोया जैक्सन ये साफ तौर पर कहती हैं कि इसके भाई को कत्ल किया गया और डॉक्टर कर्नाड मरे एक फॉल गाय है। फॉल गाय का मतलब ये है कि ये डॉक्टर सिर्फ शैतानी कुव्वतों का एक आलाए कार था जिसे कि शैतानी ताकतों ने इस्तेमाल किया और माइकल जैक्सन को अपने रास्ते से हटा दिया। नाज़रीन मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग कौन थे और ये माइकल जैक्सन को क्यों मारना चाहते थे और माइकल जैक्सन की मौत के बाद इनको क्या फवायद हासिल होने थे। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, ये कौन लोग थे जो माइकल जैक्सन को मारना चाहते हैं? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वही शैतानी ताकतें हैं जिनके लिए माइकल जैक्सन कल तक एक मोहरे का काम कर रहा था, लेकिन अब माइकल जैक्सन इनसे जुदा होना चाहता था और इसी वजह से माइकल जैक्सन को ये शैतानी कुव्वतें मरवाना चाहती थी। माइकल जैक्सन कल तक इनका एक मोहरा था। इसका सबूत माइकल जैक्सन की एक एल्बम डेंजरस के कवर फोटो से भी मिल सकता है, क्योंकि इसके कवर फोटो में इन्हीं शैतानी अलामात को दिखाया गया है। ये अलामात यहाँ पर क्या कर रही हैं, इसका जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1982 में माइकल जैक्सन की एल्बम थ्रिलर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। सिर्फ एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियां बिक चुकी थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। इस एल्बम ने माइकल जैक्सन को गुमनामी की जिंदगी से निकालकर बहुत शोहरत अदा कर दी थी और साथ ही साथ माइकल जैक्सन को बहुत ज्यादा दौलत भी अता कर दी थी। माइकल जैक्सन अपनी इस दौलत को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता था। वो दूसरे आर्टिस्ट की तरह अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुर्बत में नहीं गुजारना चाहता था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक नामवर मौसीकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। लिहाजा इसने अपनी दौलत को इन्वेस्ट करने की ठान ली थी। 1984 में एटीवी म्यूजिक पब्लिशिंग कंपनी को 47.5 बिलियन डॉलर की भारी रकम देकर इसने ये कंपनी खरीद ली थी। एटीवी कंपनी के पास 400 गानों का म्यूजिक कैटलॉग मौजूद था। इनमें टेलर स्विफ्ट, एल्विस प्रेस्ले और बीटल्स जैसे मशहूर बैंड्स के गाने मौजूद थे। एटीवी कंपनी को खरीदने के बाद माइकल जैक्सन इन तमाम गानों का भी मालिक बन चुका था। बड़े बड़े ब्रांड्स माइकल जैक्सन से इन गानों को खरीदकर अपने इश्तिहारात में इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर बीटल्स का एक गाना रेवोल्यूशंस को मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी ने माइकल जैक्सन से $5 लाख का खरीदा था, जिसे इसने अपने एक इश्तिहार में भी इस्तेमाल किया था। एटीवी कंपनी ने माइकल जैक्सन को मजीद दौलतमंद बना दिया था। माइकल जैक्सन म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया का अब बहुत ताकतवर तरीन शख्स बनता जा रहा था, लेकिन इसने अपनी इस दौलत से ऐसे काम भी करना शुरू कर दिए थे जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली शैतानी ताकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। मिसाल के तौर पर इसने बहुत से सिंगर्स को इनके गानों के हकूक वापस करना शुरू कर दिए थे। इनमें से ज्यादातर ब्लैक सिंगर्स शामिल थे। वो समझता था कि ब्लैक सिंगर्स के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जाती है। इसका भाई जर्मेन जैक्सन पहले ही इस्लाम कबूल कर चुका था और अब माइकल जैक्सन भी अच्छे काम कर रहा था। वो चाहता था कि माजी की गलतियों का अजाला वो नेक काम करके अदा करे। इन्हीं कामों को देखते हुए शैतानी ताकतों ने इसे अपने रास्ते से हटाने का सोच लिया था, जो कल तक इसको एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इनको ये अंदाजा हो चुका था कि अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन माइकल जैक्सन पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का अकेला मालिक बन जाएगा और इनका असर रसूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने एक प्लानिंग के तहत इसको अपने रास्ते से हटाने का सोच लिया था। 1995 में सोनी म्यूजिक कंपनी ने माइकल जैक्सन को $95 मिलियन देकर अपने साथ मिलाने की ऑफर की, जिसे माइकल जैक्सन ने खुशी खुशी कबूल भी कर लिया। इस पेशकश का कबूल करना माइकल जैक्सन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस ऑफर के तहत माइकल जैक्सन सोनी के आधे गानों का, जबकि सोनी कंपनी एटीवी के आधे म्यूजिक कैटलॉग की मालिक बन चुकी थी। माइकल जैक्सन के गानों की प्रमोशन का काम भी अब सोनी म्यूजिक को ही करना था। सोनी म्यूजिक कंपनी माइकल जैक्सन को फाइनेंशियली तौर पर कमजोर करना चाहती थी और प्लान के तहत ऐसा ही किया जा रहा था। माइकल जैक्सन और सोनी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे थे। माइकल जैक्सन का कहना था कि सोनी इसे ठीक तरह से पैसे नहीं दे रहा
اور نہ ہی اس کے گانوں کی صحیح طرح سے پروموشن کی جا رہی ہے۔ سونی مائیکل جیکسن کو سیلز کم شو کروا رہی تھی۔ یہ لوگ مائیکل جیکسن کو راستے سے ہٹانے کا پورا پلان بنا چکے تھے۔ اسی دوران مائیکل جیکسن کو بچوں سے زیادتی کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا تھا، جس پر مائیکل کو $20 ملین ادا کر کے سیٹلمنٹ کرنا پڑی تھی۔ سونی نے اس کو فائنینشلی طور پر کمزور اور اس کا پبلک امیج پوری دنیا میں تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مائیکل اب سونی سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا، مگر سونی اس کے 50% شیئرز بھی خریدنا چاہتی تھی۔ مائیکل نے سونی کے خلاف بہت بار احتجاج کیا اور سونی کے مالک ٹومی موٹورا کو شیطان بھی قرار دے دیا۔ اسی دوران مائیکل قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا اور اس کا پبلک امیج خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کمپنی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہ تھی۔ مائیکل جیکسن کو سونی سے شدید نفرت تھی اور اتنے برے حالات کے باوجود بھی وہ اپنے 50% شیئرز سونی کو نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ انہی حالات میں اس نے شیطانی طاقتوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اپنا ایک گانا They Don't Really Care About بھی گایا تھا، جو کہ کافی مشہور بھی ہوا تھا۔ انہی دنوں میں ایک AEG نامی کمپنی نے مائیکل جیکسن کو ورلڈ ٹور کے 10 شوز کرنے کی بدولت ایک بھاری رقم ادا کرنے کی آفر کی تھی۔ اپنے آپ کو فائنینشلی طور پر مضبوط کرنے کے لیے مائیکل جیکسن کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا، لہٰذا اس نے یہ آفر خوشی خوشی قبول کر لی۔ دراصل AEG نامی کمپنی بھی انہی شیطانی قوتوں کی ہی ایک اعلیٰ کار تھی، لہٰذا مائیکل جیکسن کو اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ اس کمپنی کے مالک اینڈی فلپس نے مائیکل پر اب 10 شوز کی بجائے 50 شوز کرنے پر دباؤ بنانا شروع کر دیا تھا۔ مائیکل جیکسن 50 شوز کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران اس کو موت کی دھمکیاں بھی موصول ہو رہی تھی، جس کا ذکر وہ اپنے مینیجر سے کال پر رو کر بھی کرتا تھا، جس کا ثبوت وہ کار ریکارڈنگ ہے جو کہ میں آپ کو سنوا بھی چکا ہوں۔ AEG کمپنی نے ہی اس کے لیے ایک پرسنل ڈاکٹر کرناڈ مرے کو ہائر کر لیا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جو کہ مائیکل جیکسن کو پروپوفول نامی ڈرگ دے رہا تھا، جو کہ مائیکل جیکسن کی موت کا سبب بھی بنی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پر پتا چلا کہ مائیکل جیکسن کو یہ اللیگل ڈرگ دی جا رہی تھی۔ مائیکل جیکسن کی موت کا اصل ذمہ دار ڈاکٹر کرناڈ مرے نہیں تھا، بلکہ وہ شیطانی قوتیں تھیں جو کہ میوزک انڈسٹری میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے مائیکل جیکسن کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کرناڈ مرے تو صرف ایک مہرا تھا۔ ڈاکٹر کرناڈ مرے کو 4 سال کی قید سنائی گئی، مگر وہ صرف 2 سال بعد ہی باہر آ گیا، اور ستم بالا ہے ستم تو یہ کہ اس کی اسٹیٹ نے صرف 9 ماہ بعد ہی اس کے 50% شیئرز سونی میوزک کو $750 ملین میں فروخت کر دیے۔ وہی سونی کمپنی جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا اور وہ آخری دم تک اس کے خلاف لڑتا بھی رہا تھا۔ سونی کو اس کے شیئرز بیچنا کوئی اتفاق نہیں تھا، اور مائیکل کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ بھی سونی کو ہی ہوا تھا، اس لیے سونی نے جان بوجھ کر مائیکل کو قتل بھی کروایا۔ ناظرین محترم، مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ان تمام رازوں کو بیان کر چکا ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا، تاکہ ان شیطانی قوتوں کا مکروہ چہرہ تمام لوگوں پر عیاں ہو سکے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو چاہتے ہیں کہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں، تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔